चलिए देखिए, ये मिश्रित क्रम में सेलों को कैसे जोड़ना है वो फिगर में दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, क्या करेंगे, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और हर पंक्तियों को किस क्रम में रख देंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, एक पंक्ति में कितने सेल हैं, n सेल, और इस तरह कितनी पंक्तियां हैं, m, मान लेते हैं m, स्मॉल m पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में n सेल लगे हुए हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, हर सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है और हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ओम है। ठीक है, इस पूरे सर्किट को हम बाह्य प्रतिरोध R से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये सभी सेल मिलकर के इस बाह्य प्रतिरोध में क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे। इस बाह्य प्रतिरोध की जगह हम कोई उपकरण भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी उपकरण लगाएंगे तो उसका प्रतिरोध होगा, तो हम उपकरण का नाम न रख करके उसका प्रतिरोध रख दिए R। ठीक है, तो पहले तो जानिए इसको जोड़ना कैसे है। तो लिखेंगे, इस क्रम में कुछ सेलों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके पंक्तियों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समझ में आ गई बात। मिश्रित क्रम में करना क्या है कि कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उस तरह से पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो ये जो सिस्टम होगा जोड़ने का, इसी को बोलते हैं मिश्रित क्रम। ठीक है, मान लेते हैं, माना n सेल श्रेणी या माना m पंक्तियां, ठीक है, समांतर m पंक्तियां समांतर क्रम में क्या है, जुड़ी हैं। m पंक्तियां क्या है, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। प्रत्येक पंक्ति में n सेल हैं, पंक्तियां m हैं और हर पंक्ति में सेल कितने हैं, n सेल हैं। प्रत्येक पंक्ति में n सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R ओम है। जितने भी सेल जुड़े हैं हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ओम और विद्युत वाहक बल E ओम है। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पर एक पंक्ति में कितने सेल हैं, n सेल हैं, और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल कितना है, E वोल्ट। तो अगर n सेल जुड़े हैं तो एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, NE। ये होगा ना भाई, जब एक सेल का विद्युत वाहक बल E है और सब ऐसे श्रेणी क्रम में n सेल जुड़े हैं तो एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, NE वोल्ट। तो एक पंक्ति का जो विद्युत वाहक बल होगा वही विद्युत वाहक बल हर पंक्ति का होगा, क्योंकि पंक्तियां किस क्रम में है, समांतर में, और समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। तो एक पंक्ति का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हर पंक्ति का होगा। ठीक है, तो देखिए, एक पंक्ति में जुड़े सेलों का कुल विद्युत वाहक बल
कितना हुआ एन ई। ठीक है, एक पंक्ति में जुड़े जितने भी सेल है, अगर 4 सेल होंगे तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा 4 ही, 3 सेल होंगे तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा 3, हमने मान लिया है एन, तो कितना हो जाएगा एन ई। और यही वोल्टेज हर पंक्ति का होगा। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े सभी पंक्तियों का विद्युत वाहक बल एन ई होगा, एन ई होगा। ठीक है, समांतर क्रम में जितनी भी पंक्तियां हैं सबका विद्युत वाहक बल एन ई वोल्ट रहेगा, क्योंकि एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल जब एन ई है तो समांतर क्रम में जितने रहेंगे सबका वोल्टेज एन ई होगा। कारण क्या है कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि अगर देखिए ये प्रतिरोध में आप पढ़े होंगे ना, समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता था ऐसे, शायद आपको याद नहीं होगा, याद दिला दें, इस तरह जोड़ा जाता था तो जो वोल्टेज इसका होता था वही वोल्टेज सबका होता था, सही है ना। तो जब एक इस पूरे का विद्युत वाहक बल एन ई है तो सबका विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, वही मैंने बोला कि समांतर क्रम में जुड़े सभी पंक्तियों का विद्युत वाहक बल एन ई होगा। मतलब इस पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल कितना रहेगा, एन ई लिखेंगे। अर्थात संपूर्ण परिपथ का विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, एन ई। विद्युत वाहक बल क्लियर हो गया। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध पे बात करें। ये एक पंक्ति में n सेल है और एक सेल का विद्युत आंतरिक प्रतिरोध, तो n सेल है तो कितने प्रतिरोध हो जाएंगे, एन आर। स्मॉल आर को जब n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन आर। तो देखिए एक पंक्ति में प्रयुक्त सेलों, प्रयुक्त n सेलों का कुल आंतरिक, बात ना करिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, एक पंक्ति में n सेल है तो उन n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एन आर। क्यों, क्योंकि सब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे होता है। तो सब जब आर है ऐसे तो सबको n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन आर। इसलिए हमने कहा कि एक पंक्ति में जितने सेल हैं इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा एन आर। ठीक, इस पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर, इसका भी कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर, इसका भी, सबका आंतरिक प्रतिरोध एन आर। यानी अब समझिएगा ध्यान से, ये पंक्ति पूरा मिलकर के एक प्रतिरोध बना लिया और उसका मान है, उसी तरह ये पूरा पंक्ति मिलके एक प्रतिरोध बना दिया और उसका मान है, इसी तरह सब मिलेंगे, सब अपना अपना आंतरिक प्रतिरोध क्या बनाएंगे। तो ये किस क्रम में प्रतिरोध हुए, समांतर में। तो समांतर क्रम के अनुसार अगर देखें तो कुल आंतरिक प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा, पंक्तियां कितनी है, m, और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/1/1, ऐसे आप जोड़ते चले जाओगे। ठीक, ये R1 R2 R3 क्या है, एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। तो एक R1 पहली पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो पहली पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, एन आर। R2 दूसरे पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध, वो भी कितना रहेगा,
तीसरा R3 तीसरे पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध। ऐसे जोड़ते कहां तक जाएंगे? m तक। कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो यहाँ लिख देंगे m। देखिए यहाँ लिखा है m पंक्तियां। अब देखिए नीचे हर बराबर होगा सबका, और एक 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 को m बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? m आएगा। जैसे एक धन n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? n। एक एक को 10 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10। एक एक को 20 बार जोड़ेंगे तो 20। उसी तरह से एक एक को n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। तो 1/r बराबर हो गया m/nr। सही है? यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक है। अब r जब निकालोगे इस ठीक है, इस r को जब आप निकालोगे तो इसको पलटोगे ऐसे, इस तब ये भी पलट जाएगा। तो r बराबर क्या आएगा? nr/m। तो ये हो गया इन सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। ये आएगा इन सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो हमने केवल अभी एक पंक्ति में प्रयुक्त n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निकाला है, और पंक्तियां कुल कितनी है? तो m पंक्तियां समांतर क्रम में है। m पंक्तियां क्या है? समांतर क्रम में है। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान देना, ये एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध है, और m पंक्तियां समांतर क्रम में है। हर पंक्तियों में इतना इतना आंतरिक प्रतिरोध है। तो कुल पूरे सेल का जब आंतरिक प्रतिरोध निकालोगे तो वो कितना आएगा? अभी निकाले थे ना, क्या आया था? n r आया था, nr/m। ये याद आना। तो इन सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया nr/m। और ये कैसे आया है अभी हमने बताया है। ठीक है। अब देखिए ये तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया, लेकिन जब आपसे बात किया जाए परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए, तो परिपथ में ये भी आ जाएगा। ये तो खाली सेल है ना, इन सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध इतना है, परिपथ का नहीं है। परिपथ की जब बात करेंगे तो परिपथ में भी आ जाएगा। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है परिपथ का कुल क्या? प्रतिरोध। देखिए यहाँ आंतरिक प्रतिरोध नहीं लिखा जा रहा है, कुल प्रतिरोध हो रहा है, और वो भी किसका? परिपथ का। इसमें क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा और बाहर का जो प्रतिरोध है वो भी जुड़ जाएगा। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है और बाह्य प्रतिरोध क्या है? तो ये हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। और परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल देखिए कितना है, और परिपथ का कुल प्रतिरोध इतना। तो धारा निकल जाएगा। धारा बराबर क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रति, यानी इतना बटे इतना। तो इससे धारा हमको मिल जाएगा। तो इसको नोट कर लें, फिर धारा निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा कैसे निकाला जाएगा। कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध और कुल विद्युत वाहक बल मिल चुका है। तो देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित क्या? धारा। कितनी धारा बहेगी? तो सूत्र क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। ठीक है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आया था और कुल प्रतिरोध आया है nr/, हाँ ये हो गया परिपथ में प्रवाहित धारा। अब इस m का इसमें गुणा करके m को ऊपर भेज दो, तो m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m e, और नीचे हो जाएगा nr प्लस m का इसमें गुणा हुआ था,
एम आर। ठीक है, ये हो गया इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। सभी सेल मिलके परिपथ में इतना धारा प्रवाहित करेंगे। लेकिन अगर इस धारा का मान हमें अधिकतम प्राप्त करना है तो आंतरिक प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एम का गुणा इसमें करके एम को ऊपर भेज दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए परिपथ में धारा का मान अधिकतम कब होगा, समझो। अगर हमारे पास कोई इस तरह बटे में लिखा हो, समझना, मान लो 8/8 लिखा है तो मान कितना आएगा? अगर 8/4 लिखा हो तो मान कितना आएगा? अगर 8/2 लिखा हो तो मान कितना आएगा? 4 आएगा ना। और यदि 8/1 लिखा हो तो मान कितना आएगा? सही है। बदल क्या रहा है? हर। देखो अंश हर जगह 8 लिखा है, हर का मान छोटा होता जा रहा है, यानी हर का मान जितना छोटा होगा फ्रैक्शन यानी भिन्न उतना बड़ा होगा। सही है, हर जितना छोटा होगा नीचे वाला वैल्यू, ठीक है, उस भिन्न का मान उतना ही। देखिए जब बड़ा था हर 8 अंश के बराबर था तो इस भिन्न का मान कितना आया? अब इस हर का मान 8 से कम कर दिया गया तो भिन्न का मान कितना आया? अब और कम कर दिया तो और कम कर दिया तो जैसे जैसे हर कम होगा भिन्न का मान ज्यादा आएगा। और यहाँ पर भी वही चीज अगर हम लागू करें, ये जो नीचे वाला वैल्यू है अगर ये कम हो जाए तो आई का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी इस परिपथ में धारा अधिक यदि प्राप्त करना है तो इस नीचे वाले वैल्यू को कम होना चाहिए। अगर ये कम हो जाएगा तो आई का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो देखिए अब यहां लिखते हैं, यदि परिपथ में धारा का मान अधिकतम चाहिए तो NR प्लस MR का मान क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर इस परिपथ में आई का मान अधिकतम है आपको चाहिए तो इसका मान कम करिए। तो ये मान कम कैसे होगा? तो देखिए NR प्लस MR, ठीक है, के मान को कम करने के लिए, इस मान को कम करने के लिए इसी मान को आप चाहो, देखना, इसी मान को आप चाहो तो लिख सकते हो करड़ी में NR का स्क्वायर प्लस करड़ी में MR का स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में NR करड़ी में MR प्लस 2 करड़ी में NR करड़ी में MR। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब समझो कैसे लिखा गया है। देखो जितना ये माइनस है उतना ही ये, तो ये दोनों तो इसका होने और ना होने का वैल्यू कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जितना माइनस उतना तो ये तो कट जाएंगे। सही है। अब देखो ये करड़ी का स्क्वायर है तो जब स्क्वायर करोगे तो करड़ी हट जाएगा, क्या आ जाएगा? NR। ये इसका भी स्क्वायर करोगे करड़ी हट जाएगा, क्या आ जाएगा? MR। है कट गए और है हो गया NR, है हो गया। तो ये दोनों मान इसी के न बराबर हुए, कोई बदला है क्या कोई चीज? ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब थोड़ा सा आगे समझो। अगर आप देखो इस पूरे को A मान लो तो ये आपको दिखेगा A² प्लस
और हाई दिखेगा बी, तो बी स्क्वायर माइनस 2 हाई हो गया ए और हाई हो गया, इस तरह ये दिख रहा होगा, ये सही है, प्लस और ये 2nr और ये 2m। अब देखो ये फार्मूला के रूप में देखो गया, इसका फार्मूला a माइनस b का ये फार्मूला हो गया, सही है, और ये वैसे ही रहेगा। हमारे कहने का मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले के रूप में होगी, ठीक। तो आप क्या करोगे, इस पूरे की वैल्यू को, इस पूरे को आप लिख सकते हो करड़ी में nr माइनस करड़ी में mr का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। जब इसको खोलोगे तो यही चीज आएगा, ठीक। और ये वाली वैल्यू ये है, यहां तक समझ में आ गया, nr प्लस mr। अब ध्यान दो, अगर ये मान 0 हो जाए, ये वाला मान 0 हो जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके, और इसका मान जो ये आएगा ना वो क्या आएगा, कम आएगा। कब, जब इसको हम 0 मान लें। अगर ये 0 हो जाए किसी भी कारण से तो इसकी वैल्यू किसके बराबर बचेगी, इसके, और ये सब किस में है, करड़ी में। करड़ी का मान क्या होता है, कम होता है, ज्यादा, ज्यादा कम होता है। जैसे 36 करड़ी में है तो उसका मान कितना आएगा, 6। 81 करड़ी में है तो मान क्या आएगा, 9। तो ज्यादा हो रहा कि कम, कम हो रहा है। तो ये सब करड़ी में है तो इनके मान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और वो कम मान किसके बराबर आएंगे, इसके, सही है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम, और जब इसका मान कम हो जाएगा तो आई का मान क्या हो जाएगा, अधिक। समझ में आ गई बात। तो देखिए, यदि करड़ी में nr माइनस करड़ी में mr क्या हो जाए, ये 0 हो जाए तो इसका मान ये आएगा और ये क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। अब देखो इसको इधर भेज दो, तो nr बराबर हो गया करड़ी में mr, सही है। दोनों तरफ करड़ी है, करड़ी हटा दो तो क्या बचा, nr बराबर mr बचा। अब यहां समझो, अगर r निकालें तो क्या आएगा, nr बटे m, यही आएगा ना। यानी अगर सर्किट का, इस सर्किट का जो ये बाह्य प्रतिरोध है ये वाला, इस प्रतिरोध का मान अगर इतना हो जाए तो इस परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाएगा। अगर इस बाह्य प्रतिरोध का मान इतने के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो इस परिपथ में सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगी। अब देखो कैसे, अगर इस कैपिटल R का मान इतना हो गया, कैपिटल R का मान समझो, तो जब कैपिटल R का मान इतना इस सर्किट में जब रखोगे ना, यहाँ पर R की जगह रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे 0 हो जा रही है देख लो उसको भी। देखो करड़ी में है nr माइनस करड़ी में है m, और r का मान हमने कहा ये रखना है, तो रख दो nr बटे m से m, तो करड़ी में nr माइनस करड़ी में क्या बचा, तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। अगर इस r का मान यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मान ये आएगा, यही आएगा ना। और ये मान क्या है, कम है, ये मान क्या है, यानी इसका जो मान ये है कम आ रहा है, तो कम जब होगा इसका मान तो यहाँ कम मान रखोगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ में आई बात। तो मिश्रित क्रम में यदि आपको परिपथ में धारा का मान बढ़ाना हो तो बाह्य प्रतिरोध का मान इतना होना चाहिए, तो उस मिश्रित क्रम में धारा का मान सबसे अधिक प्रवाहित होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ये तो बाह्य प्रतिरोध इतना होना चाहिए, लेकिन पूछता कि आंतरिक प्रतिरोध कितना हो कि धारा अधिक हो जाए,
तो ऐसे कंडीशन में यहीं से स्मॉल आर निकाल लो, एन को उधर भेज दो, एन को जब उधर भेजोगे तो स्मॉल आर बराबर क्या आएगा, एम आर बटे ये आएगा। या तो बाह्य प्रतिरोध इतना हो जाए तब परिपथ में धारा ज्यादा होगा, या तो आंतरिक प्रतिरोध इतना हो जाए सेलों का तब परिपथ में धारा का मान अधिकतम होगा। ठीक है, तो जब भी मिश्रित क्रम में सेलों को जोड़ा जाए तो दिमाग में रखिए कि हमें धारा ज्यादा प्राप्त करना है तो बाह्य प्रतिरोध का मान इसके बराबर होना चाहिए, और नहीं तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इसके बराबर होना चाहिए, तभी सभी सेल मिलकर के परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।